नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में यदि आप क्लास 10th में हैं और साइंस 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, देन आज की वीडियो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यूज सीरीज वाली वीडियो है, जिसमें मैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 साइंस वाले इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि 100% आने वाली जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ढूंढ के लाए गए हैं। 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। देन आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इससे आपके 20 नंबर जो हैं वो पक्के होने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस के पेपर में। ऐसे ही जो वीडियो है लगातार आएगी, जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज कराए जाएंगे। 5 दिनों की सीरीज रहेगी, तो उसमें का आज पहला डे है, फर्स्ट डे है, जिसमें मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्लास 10 साइंस वालों के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा, उनका सोल्यूशन करूंगा, साथ में आप कमेंट में बताते जाएंगे जो भी क्वेश्चन के आंसर आप जानते होंगे, इसके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, देन आप कमेंट करेंगे, मैं पीडीएफ का जुगाड़ बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ मिल सकता है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, जिसमें 50 टॉप एमसीक्यूज दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20 नंबर का आपका एमसीक्यूज जो बनता है वो एमआर शीट पे करना रहता है, और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न। तो आइए उसी के लिए हम तैयारी करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है बताएंगे आप। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से किस रंग के चूर्ण वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं, तो वह जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद जो बनता है, वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। रंग बताना है आपको। पहला काला, फिर दूसरा भूरा, फिर तीसरा सफ़ेद, और फिर चौथा जो है डी नंबर है वो पीला। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, सफ़ेद, है ना। मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो सफ़ेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहला मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो चैप्टर 1 से था आपका क्लास 10th साइंस में। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। भाई, जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, फॉर एग्जाम्पल मान ली रासायनिक अपक्रिया होती, कोई ए अभिकारक है प्लस बी दूसरा अभिकारक है, इसकी रिएक्शन होगी, तो ये क्या बनाएगा, ए प्लस बी बनाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, यही तो बनाएगा, या सी बनाएगा, कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा सी। भाई, ए और बी की क्या होगी, अपक्रिया होगी, तो कोई नया प्रोडक्ट सी बनेगा। तो देखो, ए और बी क्या है, अभिकारक हैं, और ये दोनों नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला दिया है उत्पाद, फिर दूसरा अभिकारक, फिर तीसरा ये दोनों, और फिर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है दूसरे नंबर क्वेश्चन का। चलो तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्या है। द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार, भाई द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अपक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। आपको बताना है कि द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार, जो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम था उसके अनुसार जो रासायनिक अपक्रिया है उसमें किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये कौन सी चीज़ है जिसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, किसमें, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर पदार्थ, बी नंबर वस्तु, सी नंबर द्रव्यमान, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम बताता है। तो जो सही ऑप्शन है वो सी नंबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। आप कमेंट में जवाब देते चलेंगे जिन भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, और आप पेन कापी लेकर नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहे तो मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट करेंगे, देन मैं पीडीएफ का जुगाड़ बताऊंगा, है ना। चलो आगे नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप इनको नहीं तैयार करेंगे देन मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। यदि आप तैयार करते हैं सारे क्वेश्चन को, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप 80+ स्कोर करेंगे, है ना। अगर आप 20 नंबर वैसे ही पक्के कर लेंगे एमसीक्यूज को तैयार करके, तो मैं अगली जो प्रिपरेशन वाली वीडियो आएंगे क्लास 10 साइंस में, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न बताऊंगा कि कौन कौन आ सकते हैं। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे जो नई वीडियो में अपलोड करूं। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। भाई, चौथा क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, फॉर एग्जाम्पल 2 या 2 से अधिक, जैसे मान लें कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, ये 2 पदार्थ हो गए, जब संयोग करेंगे, मिलेंगे, तो इससे जो एकल उत्पाद बनता है, एकल उत्पाद मान लो सी बना, तो इस सी को क्या कहेंगे, मतलब ये जो अपक्रिया पूरी हुई इसको क्या बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद, कोई नया एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो अपक्रिया कौन सी होती है। ए नंबर वियोजन होती है, फिर बी नंबर विस्थापन होती है, सी नंबर द्विविस्थापन होती है, और डी नंबर संयोजन होती है। तो जो सही आंसर है वो संयोजन है। जब भी कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके कोई एकल अकेला उत्पाद का निर्माण
करेंगे तो वो अपक्रिया क्या होगी, संयोजन होगी। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, कोई मान लेते हैं ए है, एक मिनट, मान लेते हैं कोई अभिकारक ए है और कोई अभिकारक बी है, ये एक नए उत्पाद का निर्माण करती है जो सी है एकल उत्पाद का निर्माण कर रही है, इसलिए ये संयोजन अपक्रिया है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर डी नंबर जो है बिल्कुल राइट है। पांचवा क्वेश्चन जरा देखो आप, रेडॉक्स अपक्रिया में होता है, क्या होता है, जो पांचवा क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया, उसमें क्या होता है भाई, ए नंबर उपचयन होता है, ए नंबर उपचयन होता है और बी नंबर अपचयन होता है और सी नंबर उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं और क्या, डी नंबर कोई भी नहीं है ना। तो रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है भाई, सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उपचयन और अपचयन की अपक्रिया को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ भाई, 6 नंबर जो है वो क्या है, 6 नंबर है, जल का विद्युत अपघटन करने पर, जल का विद्युत अपघटन करने पर जो H2 है हाइड्रोजन गैस है तथा O2 जो ऑक्सीजन गैस है, उनके मोलों का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। ए नंबर 1:1, बी नंबर 1:2, सी नंबर 2:1 और डी नंबर 4:1। तो जल का जो विद्युत अपघटन करने पर भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो उसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2:1। तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, जो हाइड्रोजन H2 सॉरी एक मिनट H2 और O2 है ना, इनके जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1 यानी 2:1। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 2:1, 6 नंबर क्वेश्चन का। चलो 7 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं भाई, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम स्टोर करते हैं जो खराब ना हो, उसमें हम ऐसी कौन सी गैस, विकृत गंधिता क्या है भाई, कोई प्रोडक्ट जिसमें से वास आने लगे, गंदी मतलब बदबू आने लगे, और कह सकते हैं आप कि वो प्रोडक्ट खराब हो जाए, उसमें कह सकते हैं एक प्रकार का फफूंदी वगैरह लग जाना है ना, ये सारी चीज़ें ना लगें और वो नम वायु से आप क्रिया करके नम ना हो जाए, इस कारण से भाई जैसे आपने चिप्स की पैकेट देखी होगी तो उसमें गैस भरी रहती है, वो कौन सी गैस है, वो विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर आप बताना। तो देखो खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इनमें से कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो हम क्या करते हैं, किसी भी सामग्री को विकृत गंधिता उसको खराब होने से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो चिप्स की पैकेट आपने खाया होगा तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसीलिए वो फूला फूला रहता है और उसमें चिप्स रहता है, जिससे वो वायु के संपर्क में आके विकृत गंधिता नहीं करता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है भाई, जो लिटमस है वो विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब ये कौन से रंग का होता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब लिटमस विलयन जो है ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब ये कौन से रंग का होता है, ए नंबर लाल, बी नंबर नीला, सी नंबर बैगनी और डी नंबर पीला। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा बैगनी, क्योंकि सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप, भाई आप जानते हैं जब एसिड और क्या बेस ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या क्या बनता है अभी मैं बताता हूँ। तब मिलता है हमको H2O जल मिलता है ना, H2O जल मिलता है और क्या मिलता है, लवण मिलता है, ये आपने पढ़ा होगा बहुत पहली। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, जब अम्ल और क्षारक दोनों रिएक्शन करेंगे उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है वो बनेगा लवण और क्या बनेगा, और बनेगा जल है ना, ये दोनों बनेंगे। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, तो ये आपको बताना है। ए नंबर उदासीनीकरण अपक्रिया, बी नंबर तनुकरण, सी नंबर क्लोर क्षार और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस अपक्रिया को जब कोई अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है तो उस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, कौन से क्वेश्चन का, 9 नंबर क्वेश्चन का। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा 9 नंबर क्वेश्चन। चलो 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है भाई, जो शुद्ध जल है, प्योर वाटर है, उसका जो पीएच मान है वो क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर 7 और डी नंबर 14। आपको एक बात मैं बता दूं कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, क्या होता है,
उदासीन होता है। और उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर 7 ही होगा, क्योंकि शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। आई होप 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि जो शुद्ध जल है वो ना तो क्षारीय है और ना तो क्या है, अम्लीय है। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो 7 है पीएच मान वहाँ पे उदासीन होता है, और इससे ऊपर बढ़ेंगे 7 से हम ऊपर बढ़ेंगे तो वो जो होगा बेस हो जाएगा। बेस का मतलब क्षारीय हो जाएगा, है ना। जो पीएच मान है वो क्षारीय हो जाएगा। 7 से ऊपर बढ़ेंगे, जैसे 8 हो गया तो ये क्षारीय हो गया, 9 हो गया ये भी क्षारीय होगा, और 7 से नीचे जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये सारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन अगर बनते हैं दिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। भाई कोई भी विलयन जो उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, तो उसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, ए नंबर 14, बी नंबर 0, सी नंबर 5 और डी नंबर 7। तो इसका जो सही आंसर है वो 7 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि ये क्या है, उदासीन है। तो वही बात यहाँ पे भी है, जो भी उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान 7 होगा। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। क्या होती है भाई, दांत साफ करने वाले जो प्रायः टूथपेस्ट आते हैं उनकी प्रकृति, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। ए नंबर अम्लीय होता है, बी नंबर उदासीन होता है, सी नंबर क्षारीय होता है और डी नंबर संक्षारकीय होता है। तो क्या होता है भाई इसका। आई होप आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। भाई जो आपके टूथपेस्ट आता है दांत साफ करने वाला, उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। कौन से क्वेश्चन का, 12 नंबर क्वेश्चन का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका टूथपेस्ट आता है उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें क्षार पाया जाता है, इसलिए वो क्षारीय है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भाई। टार्टरिक अम्ल आपने पढ़ा भी होगा कि किसमें पाया जाता है। ए नंबर टमाटर में, बी नंबर खट्टे दूध में, सी नंबर इमली में और डी नंबर जो है वो संतरे में। तो किसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, आपने पढ़ा होगा टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है वो है टार्टरिक अम्ल का जो अम्ल का जो अम्ल है वो किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार ये 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिखाता हूँ। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप तैयार कीजिए, गारंटी लेता हूँ आएंगे एग्जाम में। अगर आप नहीं आएंगे दिन आप आके बताइएगा कि सर जी नहीं आए। मैं जब कह रहा हूँ तो आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग आगे बढ़ते हैं। तो विश्वास कीजिए, पढ़िए, और मैं कहता हूँ आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। खुद पे भी विश्वास करिए, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई। ए नंबर संतरे में, बी नंबर इमली में और सी नंबर दही में और डी नंबर नींबू में। तो लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं दूध से दही बनाने वाले, तो दही में पाया जाता है ना। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाने वाला अम्ल है ना, जो क्या करता है, दूध को दही में बदलने का भी काम करता है ना। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर, विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होता है भाई, विरंजक के रूप में कौन सी चीज़ प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर नौशादर, बी नंबर खाने का सोडा, सी नंबर ब्लीचिंग पाउडर और डी नंबर लाल दवा। तो जो भाई विरंजक के रूप में प्रयोग होता है, विरंजक के रूप में वो क्या है, वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है 15 नंबर क्वेश्चन का। आई होप आपको 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि विरंजक जो है वो विरंजक के रूप में किसका उपयोग होता है, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है 16 नंबर, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है भाई। क्षारक जो है उसके साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है। ए नंबर पीला हो जाता है, बी नंबर नारंगी हो जाता है, सी नंबर भूरा हो जाता है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग जो है वो क्या हो जाता है, आपने पढ़ा होगा कि भूरा लाल हो जाता है, यानी सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग जो है वो भूरा लाल, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। भाई जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें जो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं उनमें जो परमाणुओं की संख्या वो कितनी है। ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर 2, बी नंबर 1, सी नंबर 3 और डी नंबर 0। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 होती है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, जो अम्लीय
हाइड्रोजन होते हैं उनकी जो संख्या होती है, परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। उपधातु है भाई, उपधातु क्या है? ए नंबर सोडियम है, बी नंबर कॉपर है, सी नंबर मरकरी है और डी नंबर एंटीमनी है। तो उपधातु क्या है? आपने पढ़ा होगा कि उपधातु जो है वो एंटीमनी है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है उपधातु, तो उपधातु एंटीमनी है ना। तो सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जरा देखो, हाइड्रोजन है क्या है भाई? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है क्या? धातु है या धातु है कि उप धातु है या मिश्र धातु है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, है ना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही टिक OMR शीट में भरनी रहती है। तो जो हाइड्रोजन है वो अधातु है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोजन अधातु है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊं। 20 नंबर है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, कैसे होते हैं? ए नंबर अम्लीय होते हैं, बी नंबर क्षारीय होते हैं, सी नंबर उभयधर्मीय होते हैं, डी नंबर उदासीन होते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। बी नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर, है ना। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। कृत्रिम सोना है क्या है भाई? कृत्रिम सोना किसको बोलेंगे आप? आर्टिफिशियल जो गोल्ड है वो क्या है? ए नंबर धातु है, बी नंबर उपधातु है, सी नंबर अधातु है और डी नंबर मिश्र धातु है। तो किसको आप बताएंगे? तो जो कृत्रिम सोना है वो मिश्र धातु है। डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। जो आर्टिफिशियल गोल्ड है वो मिश्र धातु है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है कृत्रिम सोने का, है ना। जो कृत्रिम सोना है वो क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपको समझाता हूं। देखो, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं कहलाते हैं भाई। जिनमें धातु का भी गुण होगा और अधातु का भी गुण होगा वो क्या है भाई? ए नंबर धातु है, ए नंबर धातु है और बी नंबर उपधातु है और सी नंबर अधातु है और डी नंबर मिश्र धातु है। तो जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है वो होते हैं उपधातु। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होंगे वो उपधातु कहलाते हैं। तो बी नंबर सही आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ। अमलगम होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन दिया गया है भाई। अमलगम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन दिया गया है तो उसको आप पढ़ें। ए नंबर उपोधातु और बी नंबर धातु और सी नंबर विषमांगी मिश्रण और डी नंबर मिश्र धातु। तो अमलगम क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, अमलगम जो होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं। तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर अमलगम क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। डी नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। 24 नंबर, कांसा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई? कांसा जो है वो उसमें क्या पाया जाता है? तो आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर सीयू का मतलब कॉपर, एस का मतलब हाइड्रोजन, सीयू कॉपर और एसएन का मतलब सिलिकॉन, है ना। और देखो सी नंबर है सीयू और जेडियन जिंक, है ना। और डी नंबर है सीयू और पीबी, है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कांसा किस में पाया जाता है? सीयू या सीएन में पाया जाता है। ये जो ऑप्शन है कॉपर और क्या है एसएन जो है वो पाया जाता है किसमें? कांसा में, है ना। तो राइट आंसर इज अ बी, है ना। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पे आप टिक करके आएंगे यदि एग्जाम में पूछा जाता है कांसा में पाया जाता है क्या? तो सीयू और एशियन पाया जाने वाला है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिखाता हूँ। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है भाई? ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होगी? तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है एच, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है सी और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है बी और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है बी आर, है ना। तो कौन सी अधातु जो है वो द्रव अवस्था में होती है? 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी आर हो जाएगा। डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बी आर जो है वो क्या होती है? वो ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी आर इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। 25 नंबर क्वेश्चन का, है ना। कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो बी आर पाई जाती है। डी नंबर जो है वो राइट आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन का, है ना। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अवक्रिया कर लेती है? ऐसी धातु का नाम बताना है जो जल के साथ अगर नॉर्मल टेम्परेचर भी होगा, सामान्य ताप भी होगा तो उस पर अवक्रिया कर लेगी। ऐसी धातु का नाम बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर Na है, बी नंबर Fe है और सी नंबर Mg है और डी नंबर ऑप्शन है Ne है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। Na क्या है? सोडियम है, Fe क्या है? आयरन है, Mg क्या है? मैग्नीशियम है और Ne क्या है? नियान है ना। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो सोडियम है भैया वो क्या कर लेती है? सामान्य ताप पर ही
है ना, सामान्य ताप पर ही ये जल के साथ अपक्रिया कर लेती है ना। तो इस प्रकार जो सोडियम है वो एक सक्रिय धातु भी है जो सामान्य ताप पर ही क्या कर लेती है, अपक्रिया कर लेती है, किसके साथ में, जल के साथ में या नम चीज़ों के साथ में। अगर नमी तनिक भी मिल गई सोडियम को तो वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी तुरंत, है ना। सामान्य ताप का मतलब लो टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे, है ना। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए नंबर है, सोडियम जो है वो सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। भाई ज़्यादा सी बात है, धातुओं को यदि हम पीटेंगे तो पतली चादर के रूप में, पतली जो चादर है उसके रूप में बना लेते हैं, है ना। तो इस गुण को क्या कहेंगे भाई, धातुओं को हम पीट के चादर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो ये गुण जो है वो कौन सा है। ए नंबर आघातवर्धनीयता, बी नंबर तन्यता और सी नंबर धात्विक चमक और डी नंबर कठोरता। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आघातवर्धनीयता के कारण। भाई जो चीज़ें हैं जैसे धातु हो गया, फॉर एग्जांपल लोहा, लोहा को भट्ठी में गर्म करके उसको पीट के उसको हम क्या करते हैं, पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। ये किस कारण होता है, आघातवर्धनीयता के कारण होता है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है 27 नंबर क्वेश्चन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 28 नंबर, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। जो सक्रियता श्रेणी है उसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, ए है Na सोडियम है, बी है Mg मैग्नीशियम है, सी है Au और डी है K। तो सक्रियता श्रेणी में जो अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या है, के है। डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, सक्रिय धातु में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो के है ना। राइट आंसर इज अ डी, है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये 28 नंबर क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसद लेपन जो है उसमें किस धातु की जो परत है वो चढ़ाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है गैलियम, एल्यूमिनियम और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जिंक, है ना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो जिंक है। सी नंबर जो ऑप्शन है, सी नंबर अगर ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पे सी नंबर आप लिख लेंगे और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जिंक, है ना। सी नंबर जो है वो जिंक है और डी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, डी नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं 29 नंबर क्वेश्चन के। पहला गैलियम, दूसरा क्या है एल्यूमिनियम और सी नंबर है जिंक, है ना, जिंक। और चौथा क्या है, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो यसत लेपन जो है उसमें सी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, सी नंबर है जिंक। तो जिंक की जो परत है वो चढ़ाई जाती है यसद लेपन में, तो इससे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। तो यसद लेपन में, आई होप 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। जिंक जो है उसकी परत चढ़ाई जाती है यसद लेपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो ए नंबर Fe, बी नंबर Zn, सी नंबर Cu और डी नंबर Mg। तो जो सही ऑप्शन है वो Cu है। Cu जो है वो धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो सी नंबर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। तो धातु जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो जो Cu है कापर जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 31 नंबर। 31 नंबर है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था धातुओं को पतले चादर के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते थे। अब आप पढ़ रहे हैं धातुओं को पतली तार के रूप में, है ना, तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ए नंबर आघातवर्धनीयता, बी नंबर तन्यता, सी नंबर अपर रूप और डी नंबर ध्वनिक। तो ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, है ना। क्या धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि पतली चादर के रूप में तो आघातवर्धनीयता और पतले तार के रूप में तो तन्यता, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊं 32 नंबर है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। भाई कोई भी सोल्यूशन है, विलयन है जो लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। लाल को नीला करेगा तो इसका पीएच मान क्या होगा। भाई लाल को नीला करता है तो वो क्या हो जाता है, बताएं आप सभी। जब लाल को नीला करेगा तो क्षारीय हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है 1, बी नंबर है 4, सी नंबर है 5 और डी नंबर है 10। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 10। कोई भी विलयन अगर लाल है और लिटमस पेपर नीला कर देता है तो इसका पीएच मान जो है वो संभवतः 10 होगा। डी नंबर आंसर जो है राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको 33 नंबर, पाइराइट
एस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पाइराइट एस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए नंबर निष्पादन कहते हैं, बी नंबर भर्जन कहते हैं, सी नंबर प्रगलन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये जो होगा वो भर्जन हो जाएगा। सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। पाइराइट एस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की जो प्रक्रिया है वो भर्जन होती है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ए नंबर 4, बी नंबर 3, नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 34 नंबर का जो ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। मीथेन में सहसंयोजी आबंध होते हैं। मीथेन में जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो कितने होते हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3 और सी नंबर 4 और डी नंबर 5। तो मीथेन में जो सहसंयोजी आबंध होते हैं ना, जो आपका मीथेन है उसमें जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो 4 होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिखाता हूँ। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? ए नंबर कोलतार है, बी नंबर पेट्रोलियम है, सी नंबर कोलतार तथा पेट्रोलियम है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य स्रोत है ना, जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो है कोलतार तथा पेट्रोलियम। तो सी नंबर इज अ राइट आंसर किसका? 36 नंबर का। कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य स्रोत है कोलतार और पेट्रोलियम, है ना, ये दोनों सही हैं, इसलिए सी नंबर ऑप्शन इज अ राइट। 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का है क्या है? ए नंबर सुचालक है, बी नंबर कुचालक है, डी नंबर अर्धचालक है, सी नंबर अर्धचालक है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं है ना। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या है भाई? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है 37 नंबर क्वेश्चन का, है ना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 38 नंबर क्या होने वाला है? फ्लोरीन में कार्बन के परमाणु किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? फ्लोरीन जो है उसमें कार्बन के जो परमाणु हैं वो किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? ए नंबर फुटबॉल के रूप में, बी नंबर डिस्क के रूप में, सी नंबर प्लेट के रूप में और डी नंबर कटोरी के रूप में। तो जो फ्लोरीन है उसमें कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं फुटबॉल के रूप में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 38 नंबर का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 39 नंबर। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्किन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो क्या है? ए नंबर मीथेन है, बी नंबर एथेन है, सी नंबर एथिलीन है और डी नंबर एसिटिलीन है। तो एल्किन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो एथिलीन है। तो सी इज राइट आंसर 39 नंबर क्वेश्चन का, है ना, एथिलीन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। सिरका तनु का विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका तनु विलयन है क्या है? ए नंबर मेथेनॉल का, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है एथेनॉल का, फिर सी नंबर ऑप्शन दिया एथेनोइक अम्ल का और डी नंबर मेथेनोइक अम्ल का, है ना। कौन सा क्वेश्चन है? 40 नंबर है, सिरका तनु का विलयन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल का। सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होता है? भाई ईंधन के रूप में ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग अधिक होता है? ए नंबर मेथेन, बी नंबर एथेन, सी नंबर प्रोपेन और डी नंबर ब्यूटेन। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मीथेन जो है वो ईंधन के रूप में कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होने वाला क्या है? मीथेन ही है। तो ये नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है 41 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 42 नंबर। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में, है ना, भूपर्पटी में मिनरल्स के रूप में, मिनरल्स को ही खनिज कहते हैं, उनके रूप में कार्बन कितने प्रतिशत उपस्थित है? ऑप्शन दिया गया है ए नंबर 0.02%, बी नंबर ऑप्शन है 0.05%, सी नंबर ऑप्शन है 0.07% और डी नंबर ऑप्शन है 0.09%। तो भूपर्पटी जो है उस पर खनिजों के रूप में जो कार्बन है वो कितने परसेंट है? तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर 0.02%। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर किसका? 42 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसको आइए देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है क्या है भाई? प्राकृतिक जो नेचुरल गैस है उसका मुख्य अवयव क्या है? ए नंबर मीथेन है, बी नंबर प्रोपेन है, सी नंबर एथेन है और डी नंबर ब्यूटेन है ना।
डी नंबर जो है वो ब्यूटेन है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है ना, 43 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन ही है जो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 44 नंबर। सीएनजी का प्रमुख घटक है, जो सीएनजी है क्या है, सीएनजी है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है उसका जो प्रमुख घटक है वो क्या है, ए नंबर एथेन है, बी नंबर मेथेन है और सी नंबर बेंजीन है और डी नंबर एथेनॉल है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर मेथेन ही हो जाएगा, है ना। मेथेन ही सीएनजी का भी प्रमुख घटक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग इत्र बनाने में होता है। भाई सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में, इत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ए नंबर है एथेनोइक अम्ल का, बी नंबर एथेनॉल का और सी नंबर एस्टर का और डी नंबर एथेन का, है ना। तो निम्नलिखित में किसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो जो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है, हो जाएगा एस्टर। एस्टर का प्रयोग हम करते हैं इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 46 नंबर। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। अगर मृदु साबुन हमको बनाना है तो उसके लिए जो मेन आवश्यक पदार्थ होगा वो क्या होगा, ए नंबर धावन सोडा, बी नंबर कास्टिक पोटास, डी नंबर कास्टिक सोडा और डी नंबर सोडियम नाइट्रेट। तो मृदु साबुन बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्थ है वो कास्टिक पोटास होना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है 46 नंबर क्वेश्चन का। चलो 47 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। कठोर जल में किनके लवण होते हैं। भाई कठोर जो जल होता है उसमें किसके लवण होते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर CaNa का और बी नंबर MgCa का और सी नंबर ऑप्शन है BaCa का और डी नंबर ऑप्शन है Ca और K का। तो कठोर जल में किनके लवण होते हैं, MgCa का, तो बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन, कठोर जल में किनके लवण होते हैं, Mg और Ca का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ 48 नंबर। एक एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है, ए नंबर जल अपघटन, बी नंबर साबुनीकरण और सी नंबर हाइड्रोजनीकरण और डी नंबर एसिटरीकरण, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, एक एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल के साथ होने वाली जो क्रिया होगी वो एसिटरीकरण होगी। सही आंसर जो होगा एसिटरीकरण जो है, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो डी नंबर है, एसिटरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। सरलतम एल्कोहल कौन सा है। भाई ए नंबर इथेनॉल है, बी नंबर मेथेनॉल है और सी नंबर प्रोपेनॉल है और डी नंबर हेक्सेनॉल है। तो सरलतम एल्कोहल जो है वो क्या है, वो है मेथेनॉल। तो बी नंबर इज अ राइट आंसर 49 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी नंबर है, मेथेनॉल जो है वो सरलतम एल्कोहल है। तो ये 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है। जो जीवाश्म ईंधन है उसके दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है। ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड और डी नंबर ऑक्सीजन। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो पैदा नहीं होती है। कोई भी जीवाश्म ईंधन को यदि हम जलाएंगे तो उसमें से ऑक्सीजन जो है नहीं निकलेगी, बाकी ये सारी गैसें निकल सकती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें, जबकि ऑक्सीजन नहीं पैदा होगी जीवाश्म ईंधन के दहन से। दहन का मतलब जलाने से। तो ये टोटल 50 इंपॉर्टेंट MCQs थे जो 2025 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा है, देन आपको क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं ना। तो ये टोटल 50 मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप तैयार कर लेंगे और अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। यदि आप इस चैनल द बोर्ड कोचिंग पे नए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त करें, आपको अच्छी सारी नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख पाएँ और अच्छा अंक स्कोर कर पाएँ। देन आपको द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भाई सब्सक्राइब के पैसे नहीं पड़ते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो करिए, तुरंत करिए, इमीडिएटली करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इससे बेनिफिट ये होगा, जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के जरिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर करें। साथ में कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से करेंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे। थैंक यू।